हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 9 जुलाई और हम 9 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है रियो डी जेनेरियो के अंदर। कहाँ किया गया है? रियो डी जेनेरियो के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और शिखर सम्मेलन के अंत में ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी थी और भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2026 के अंदर कौन करेगा? भारत करेगा 18वें नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी। शिखर सम्मेलन के अंदर 11 सदस्य देश शामिल हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेताओं ने इसमें भाग लिया है। बात करें ब्रिक्स की तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में अपनी एक रिपोर्ट में ब्रिक शब्द गढ़ा था और उन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन ब्रिक को भविष्य की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अनुमान लगाया था। पहली बार ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2006 के अंदर न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुई थी। ब्रिक देशों के नेताओं की जो पहली शिखर बैठक थी वो रूसी शहर येकातेरिनबर्ग में 2009 के अंदर हुई थी और 2011 में चीन में आयोजित सान्या शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने के बाद समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया और फिर 2024 के अंदर 5 और देश ब्रिक्स में शामिल हुए: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया। इंडोनेशिया 2025 के अंदर शामिल हुआ था, जिससे कुल जो सदस्य देश है वो 11 हो गए। ब्रिक्स सचिवालय, ब्रिक्स का कोई भी स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये हाल ही में की गई है बिहार के अंदर। कहाँ की गई है? बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना इस स्कीम में युवाओं को न सिर्फ बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा बल्कि सरकार की ओर से हर महीने 4,000 और 6,000 रुपये दिए जाएंगे और यही नहीं, अगर बाहर से राज्य से बाहर चयन होता है तो 2,000 रुपये अलग से देने होंगे। अब बात करें इसकी, यानी जो 12th पास है उनको 4,000 रुपये मिलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इंटर्नशिप करवाई जाएगी और जिसमें 12th पास को 4,000 रुपये और ग्रेजुएट को 6,000 रुपये और अगर कोई डिप्लोमा ITI है तो उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे और अगर किसी को राज्य से बाहर कहीं किसी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है तो 2,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। 4,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हुए और 5,000 रुपये हर महीने भत्ते के लिए प्रोफेशनल कोर्स में डिप्लोमा या ITI से कोर्स होना चाहिए और 6,000 रुपये के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है और आवेदक बिहार का नागरिक होना चाहिए। 18 से 25 साल के युवाओं को इसके अंदर चयन किया जाएगा। 5,000 युवाओं को मौका मिलेगा जो 2025-26 में और 20,000 जो युवा है उनको अगले साल मौका दिया जाएगा जो कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक लॉन्च किया है? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। बायोबैंक की स्थापना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुदेय स्वास्थ्य निगरानी परियोजना फेनोम इंडिया CSIR हेल्थ
कोहोर्ट नॉलेज बेस के तहत की जाएगी। बायो बैंक की स्थापना नई दिल्ली में स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में की गई है। भारतीय बायो बैंक की स्थापना यूनाइटेड किंगडम बायो बैंक के मॉडल पर की गई है और वर्तमान में बायो बैंक के पास पूरे भारत में 10,000 व्यक्तियों का जीनोम, जीवन शैली और नैदानिक डेटा है। जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान के बारे में बात करें तो जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख संस्थान है। यह आणविक चिकित्सा, जीनोम, श्वसन रोग विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, प्रोटियोमिक्स और पर्यावरण में जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में लगा हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी जैविक अनुसंधान अवधारणाओं को स्वास्थ्य सेवा के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रख्यात पुरातत्वविद को तमिल विकी सुरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस प्रख्यात पुरातत्वविद को तमिल विकी सुरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वी वेदाचलम को। इसको किया गया है वी वेदाचलम को। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और तमिल शिलालेख विशेषज्ञ वी वेदाचलम को उनके क्षेत्र में 51वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में तमिल विकी सुरन पुरस्कार से सम्मानित किया और यह पुरस्कार उन्हें मदुरई यानी तमिलनाडु में उनके इतिहास और पुरातत्व क्षेत्र के लंबे समय एवं समर्पित कार्य के लिए प्रदान किया गया है। और उनका पहला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो करूर के अंदर था, जो प्राचीन चेर राजवंश की राजधानी था, वहाँ उन्होंने पुराने किले की दीवार का एक हिस्सा खोदने में मदद की थी और यही क्षण उन्हें उनके जीवन में इतिहास के प्रति गहरी रुचि और समर्पण की शुरुआत बना था। पुरस्कार कौन सा दिया गया है? विक्की सुरन पुरस्कार। किसको दिया गया है? वी वेदाचलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया है? हाल ही में किसने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है इंटरनल ने। किसने किया है? इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया है। भारत में तेजी से बढ़ रहे फूड डिलीवरी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास में इंटरनल ने आदित्य मंगला को अपने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी डिवीजन का नया CEO नियुक्त किया है। यह नेतृत्व परिवर्तन 6 जुलाई 2025 को किया गया, जो कंपनी की पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा था। आदित्य मंगला अब अगले 2 वर्षों के लिए इंटरनल के फूड डिलीवरी संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे और वे राकेश रंजन की जगह लेंगे। इनसे पहले कौन थे? राकेश रंजन, जो पिछले 2 साल से इस पद पर थे और अब सभी वरिष्ठ प्रबंधन भूमिकाओं से अलग हो रहे हैं। आदित्य मार्च 2021 में इंटरनल से जुड़े थे और उन्होंने कंपनी में कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई है, जैसे कि सप्लाई और कस्टमर एक्सपीरियंस टीम का नेतृत्व करना। उन्होंने रेस्तरां भागीदारी बढ़ाने और डिलीवरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा ने। किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार गुरुग्राम और नुए में अरावली पर्वत श्रृंखला में 10,000 एकड़ में विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025-26 के बजट में इस परियोजना के लिए प्रावधान किया है और काम जल्द शुरू होने की उम्मीद की है। पहले चरण के 2 वर्षों में जो काम करने का लक्ष्य है वो 2 वर्षों में रखा गया है। केंद्र सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ मिलकर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और परियोजना में गुरुग्राम के 6,000 एकड़ और नुए के 4,000 एकड़ में क्षेत्र शामिल होंगे। इस जंगल सफारी से जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वन्य जीव संरक्षण के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत वनस्पतियों का संरक्षण होगा, मृदा स्वास्थ्य और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलेगा और जख्मी जंगल जानवरों को इलाज किया जाएगा, जीव जंतुओं के पुनर्वास किया जाएगा और जंगल सफारी से रोजगार की भी मांग बढ़ेगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। गाइड, ड्राइवर, प्रबंधक और कारीगरों को काम मिलेगा। व्यापारियों और होटल उद्योग और परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक रूप से पीछे नुए जिले की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गुजरात के जामनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध वनतारा जंगल सफारी है। वनतारा जंगल सफारी कहाँ है? गुजरात के जामनगर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित पहली नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीती है। हाल ही में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित पहली नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीती है। ये स्टेडियम किस राज्य के अंदर है? तो ये है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 से भारतीय भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने शनिवार को विश्व स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी की और उसमें प्रतिस्पर्धा करने के अपने सपने को साकार करते हुए एनसी क्लासिक का खिताब जीत लिया और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता 27 साल के चोपड़ा ने अपने माता पिता की मौजूदगी में श्री कांतिराव स्टेडियम में अपने तीसरे प्रयास में 86.18 मीटर की दूरी के साथ खिताब अपने नाम किया है। चोपड़ा यह लगातार तीसरा खिताब है और उन्होंने इसे पहले पेरिस डायमंड लीग जो 20 जून को हुआ था और पोलैंड के ऑस्ट्रा में गोल्डन स्पाइक जो 24 जून को हुआ था, उनके भी खिताब जीते थे। कीनिया के 2025 विश्व चैंपियनशिप जूलियस येगो जो 84.51 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका के रुमेश पथिरगे 84.34 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ पर बनाया जाएगा? हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर। कहाँ बनाया जाएगा? केरल में तिरुवनंतपुरम के अंदर। केरल का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई 2025 को तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू किया जाएगा और विशेष सुविधा देगा किसकी? यानी दान की गई स्किन को संरक्षित करके झुलसने वाले रोगियों के इलाज में उपयोग करेगी। ये पहल स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने और गंभीर जलन से पीड़ित मरीजों को प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। ये स्किन बैंक जो केरल में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। यानी कभी किसी कारणवश से किसी की चमड़ी जब खराब हो जाती है या किसी तेजाब से खराब कर दी जाती है तो इस प्रकार की जो चमड़ी है वो यहाँ दान की जाएगी जो चमड़ी, और वो उनके उपयोग में ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू की है? तो ये हाल ही में की है बिहार ने। किसने की है? बिहार राज्य सरकार ने। अब सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण का फायदा मिलेगा। बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी के अंदर जोड़ा जाएगा और पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलता था और अभी बिहार की महिलाओं को ये फायदा मिलेगा। इसके अलावा बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। और बिहार के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू है। बात करें इसकी डोमिसाइल की तो ये क्या है? डोमिसाइल का अर्थ होता है स्थानीय निवारण प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र बताता है कि कोई व्यक्ति किस राज्य का स्थायी निवासी है। बात करें इसकी डोमिसाइल का उपयोग की तो इसका उपयोग क्यों होता है? तो राज्य सरकार डोमिसाइल प्रमाण पत्र के आधार पर अपने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों की सीटों या स्थानीय योजनाओं में प्राथमिकता देती है। बिहार की सरकारी नौकरी डोमिसाइल का फायदा क्या होगा? तो ये बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी इससे, और बाहर के अभ्यर्थियों के मुकाबले स्थानीय छात्रों को अवसर मिलेगा। और मातृभाषा और सांस्कृतिक अनुकूलता, प्राथमिक शिक्षक पदों पर स्थानीय भाषा की समझ और संवाद क्षमता में शिक्षा को गुणवत्ता को मिलेगी। और रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और प्रतिस्पर्धा में संतुलन भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? किस प्रसिद्ध नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हो गया है पीटर रुपैगा। किसका हो गया है? पीटर रुपैगा। नाइजीरिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर पीटर रुपैगा 4 जुलाई 2025 को 61 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। पीटर रुपैगा जिन्होंने प्यार से डोडो मैयाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डोडो मैयाना।
नाइजीरिया के फुटबॉल इतिहास में सबसे बेहतरीन गोलकीपरों में से एक थे और उन्होंने 1994 में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में नाइजीरिया की जीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1994 के अंदर और 1998 के अंदर फीफा विश्व कप में टीम को प्री क्वार्टर फाइनल लास्ट 16 तक पहुंचाने में मदद भी की थी। और नाइजीरिया के लिए कुल 65 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिविजन कर लेते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों के अंदर शामिल किया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना के द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है। और महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय जो खिलाड़ी है वो राधा यादव बनी है। हाल ही में ICC ने संजय गुप्ता को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बन गई है। और हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की है। और चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिक्स साइमंस बनी है। और इंडिगो एयरलाइंस ने अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। और कुल कितने जीते थे? 11 पदक। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। प्लीज़ लाइक करने में आलस ना करें।